गरीब रामू के पास खेती के लिए बहुत थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर खेती करके वो अपने और अपने परिवार का गुजारा किसी तरह चला रहा था। ठंड का मौसम आ गया था, जिस कारण रामू की फसल नष्ट हो जाती है। रामू की 6 साल की बेटी मुन्नी ठंड और भूख से बिलख रही थी। झोपड़ी में जगह जगह हुए सुराख से बर्फीली हवा अंदर आ रही होती है, जिसके कारण मुन्नी बुरी तरह से कपकपा रही थी। चुप हो जा मुन्नी, बाबा तेरे लिए खाना लेकर आते ही होंगे। माँ, तुम रोज यही कहती हो कि बाबा खाना लेकर आएंगे, लेकिन बाबा कभी खाना नहीं लाते, खाली हाथ आ जाते हैं। माँ, तुम बाबा से कहो ना कि आज वो खाने के साथ साथ मेरे लिए स्वेटर भी लेकर आए, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुन्नी की बात सुनकर बिंदिया की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। मुन्नी अपने हाथों से बिंदिया के आंसू पोंछती है और बड़ी मासूमियत से कहती है, माँ तुम मत रो, बाबा से कह देना आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे गर्म कपड़े भी नहीं चाहिए। बिंदिया मुन्नी को अपनी गोद में आंचल से ढककर चिपकाए बैठी रहती है। कुछ देर बाद मुन्नी को नींद आ जाती है। काफी दिनों से भूखे रहने के कारण बिंदिया को चक्कर आ जाता है और मुन्नी बिंदिया की गोद से गिर जाती है। तभी रामू घर आता है। बिंदिया, बिंदिया उठो। रामू उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारता है। थोड़ी देर के बाद बिंदिया को होश आता है। बिंदिया, ये लो, थोड़ा पानी पी लो। बिंदिया पानी पीती है, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है। मुझे माफ कर दो बिंदिया, मैं तुम्हें और मुन्नी को 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला पा रहा हूँ, ना पहनने के लिए गर्म कपड़े दे सकता हूँ। सोचा था इस बार फसल बेचकर जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से तुम्हारे और मुन्नी के लिए गर्म कपड़े खरीदूंगा, झोपड़ी की मरम्मत कराऊंगा, लेकिन ठंड के कारण सारी फसलें सड़ गई। रोज काम की तलाश में जाता हूँ, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिलता। मुन्नी के बाबा, हम गरीबों के लिए ठंड का मौसम किसी कहर से कम नहीं। रहने के लिए एक टूटी फूटी सी झोपड़ी है। अगर इस झोपड़ी का सहारा ना होता तो शायद हम जिंदा भी ना बचते। माँ बाबा, आप दोनों चिंता मत करो। बाबा, आप ही तो कहा करते थे ना कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, वक्त जैसा भी हो बदलता जरूर है। हमारा भी वक्त बदलेगा और हमारे पास भी खाना होगा, कपड़े होंगे। छोटी सी मुन्नी के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर रामू को थोड़ी हिम्मत मिलती है। वो फिर से काम की तलाश में जाने लगता है। बिंदिया, मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ, जल्दी घर आ जाऊंगा। मुन्नी के बाबा, शाम होने वाली है, बाहर मौसम बहुत खराब हो गया है, सर्द हवाएं तीर की तरह चुभ रही हैं। आपके पास गर्म कपड़े भी नहीं है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। 3 दिनों से हमने कुछ नहीं खाया है, मेरी मुन्नी भूख से कमजोर हो गई है, तुम्हारी तबीयत भी खराब हो गई है। अगर मैं हाथ पर हाथ धरे घर पर बैठा रहा तो न जाने क्या हो जाएगा। रामू काम की तलाश में बाहर निकल जाता है, लेकिन खराब मौसम के चलते उसे कोई नजर नहीं आता है। यहाँ तो कोई नहीं है, काम मांगू भी तो किससे? लगता है आज भी खाली हाथ घर लौटना पड़ेगा। रामू उस दिन खाली हाथ घर नहीं जाना चाहता था। घर जाकर मुन्नी और बिंदिया को क्या मुंह दिखाऊंगा, उन्हें क्या जवाब दूंगा? इससे तो अच्छा होता मैं मर जाता। दुखी होकर रामू अपनी जान देने के लिए नदी में कूदने जाता है, लेकिन तभी उसकी अंतरात्मा उससे कहती है, ये तू क्या करने जा रहा है रामू? घर पर मुन्नी और बिंदिया तेरा इंतजार कर रहे हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि तू इस दुनिया में नहीं रहा तो उन पर क्या गुजरेगी? रामू ठिठक जाता है। तभी उसे नदी में मछलियां तैरती हुई दिखाई देती हैं। रामू के मन में ख्याल आता है, क्यों ना मैं मछलियां पकड़कर घर ले चलूं, लेकिन मेरे पास मछली पकड़ने का जाल तो है नहीं। रामू इधर उधर नजर दौड़ाता है तो थोड़ी दूर पर उसे एक जाल दिखाई देता है। शायद किसी मछुआरे का जाल छूट गया है, ये जाल मेरे काम आएगा। रामू उस जाल से मछलियां पकड़ता है। जाल में 4 मछलियां आ गई हैं, इनसे आज रात और कल का भी खाना हो जाएगा। वो मछलियों को अपने गमछे में लेकर एक राशन की दुकान पर जाता है। भैया, 2 किलो आटा, 2 किलो चावल, 1 किलो बेसन, तेल, हल्दी और नमक दे दो। रामू की हालत देखकर दुकानदार कहता है, मैं सामान तो दे दूंगा, लेकिन तेरे पास पैसे हैं? भैया, मेरे पास पैसे तो नहीं है,
लेकिन नदी से कुछ ताजी मछलियां पकड़ कर लाया हूं। तुम पैसे के बदले कुछ मछलियां ले लेना। दुकानदार देखता है कि रामू के पास तो ताजी मछलियां हैं। वो रामू को राशन दे देता है, लेकिन उसके बदले में वो उससे उसकी सारी मछलियां मांग लेता है। भैया, सारी मछलियां तो नहीं दे सकता। तुम एक मछली मुझे दे दो और बाकी की सारी मछलियां रख लो। ठीक है, ये ले, एक मछली तेरी। थोड़े से राशन के बदले में दुकानदार रामू से उसकी सारी मछलियां ले लेता है। एक मछली लेकर रामू घर आता है। रात काफी हो चुकी थी। मुन्नी के बाबा, कहाँ रह गए थे आप? मेरा तो डर के मारे दिल बैठा जा रहा था। बिंदिया, देख, मैं नदी से ताजी मछली लेकर आया हूँ और ये कुछ खाने का सामान भी लाया हूँ। तू जल्दी से खाना बना दे। बिंदिया राशन लेकर खाना बनाने जाती है, लेकिन वो देखती है कि घर में मछली बनाने के लिए ना तो प्याज है, ना टमाटर। दूसरे मसाले भी घर में नहीं है। वो बेसन खोलकर उसमें हल्दी और नमक मिलाती है और गर्मा गर्म मछली के पकौड़े बनाने लगती है। अरे वाह, आज हमें मछली के पकौड़े खाने को मिलेंगे। आज कितने दिनों के बाद खाना मिलेगा, और वो भी माँ के हाथ के बने मछली के पकौड़े। बिंदिया बेटी, तुझे मछली के पकौड़े बहुत पसंद है ना? मैं तेरे लिए कल फिर से मछली लेकर आऊंगा। पकौड़े बनाने के बाद बिंदिया रोटी बनाती है और पूरा परिवार खाना खाता है। दूसरे दिन रामू का भाई श्यामू फटे हाल में अपनी बीवी और 2 बेटियों पिंकी और रिंकी के साथ उसके घर आता है। भैया, ये आपने क्या हाल बना रखा है? घर में सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है रामू। तू तो जानता है कि ठंड कितनी पड़ रही है। ठंड के कारण फसलें खराब हो गई हैं। एक ढेले भर की कमाई नहीं हो रही है। घर खर्च चलाने के लिए कर्जा लिया था, अब कर्जदार पैसे मांग रहे हैं। आप चिंता मत करो भैया, सब ठीक हो जाएगा। रामू देखता है कि उसकी भाभी और दोनों भतीजियां ठंड से कांप रही होती हैं। उनके पास पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं है। बिंदिया सबके लिए चाय बनाती है और सबको चाय पीने के लिए देती है। चाय पीकर थोड़ी राहत मिली है, वरना ठंड के मारे तो मेरी जान ही निकली जा रही थी। रामू मन ही मन सोचता है कि अब इतने लोगों को वो कहाँ से खाना खिलाएगा और उनके पहनने के लिए गर्म कपड़े कहाँ से लाएगा। मुन्नी के बाबा, घर में बस थोड़े से चावल और आटा बचा है, कोई हरी सब्जी भी नहीं है। इतने कम राशन में इतने लोगों का खाना कैसे बनेगा? बड़े भैया अपने परिवार के साथ पहली बार हमारे घर आए हैं और हम उन्हें भरपेट खाना भी नहीं खिला सकते। तुम चिंता मत करो बिंदिया, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। रामू उसी नदी के पास जाता है जहाँ से वो मछलियां पकड़ कर लाया था। दिन में उसे नदी में ज्यादा मछलियां दिखाई पड़ती हैं। वो नदी में जाल बिछाकर मछलियां पकड़ता है। आज तो जाल में काफी मछलियां आ गई हैं। इन्हें बाजार में बेचकर अच्छे पैसे मिल जाएंगे। रामू उन मछलियों को लेकर मछली बाजार जाता है। वो अपने परिवार के लिए 4 मछलियां रखकर बाकी सारी मछलियां बेच देता है, जिससे उसे अच्छे पैसे मिल जाते हैं। रामू उन पैसों से घर के लिए राशन खरीद लेता है और उन्हें लेकर घर आ जाता है। बिंदिया, आज नदी में काफी मछलियां मिल गई थी। ठंड के कारण नदी का पानी बहुत ठंडा होता है, जिस कारण मछलियां पकड़ने कोई नहीं आया और सारी मछलियां मुझे मिल गई। माँ, कल तुमने मछली के पकौड़े बड़े स्वादिष्ट बनाए थे, आज भी वही बनाओ ना। ठीक है मुन्नी, मैं आज सबके लिए मछली के पकौड़े बनाऊंगी। बिंदिया सबके लिए मछली के पकौड़े बनाती है, जिसके बाद घर के सभी सदस्य खाना खाते हैं। बिंदिया, तेरे हाथ के बने मछली के पकौड़ों में बड़ा स्वाद है, इसमें कौन सा मसाला डाला है? भाभी, मैंने तो इसमें सिर्फ हल्दी और नमक डाला है। सिर्फ हल्दी और नमक से मछली के पकौड़े इतने स्वादिष्ट बन सकते हैं, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। माँ, तुमने चाची की तरह कभी मछली के पकौड़े क्यों नहीं बनाए? क्या सचमुच में मछली के पकौड़े इतने अच्छे बने हैं? हाँ चाची, मैंने इतने स्वादिष्ट मछली के पकौड़े कभी नहीं खाए। जी कर रहा है और खा लूं। ये ले, मैंने थोड़े बचा कर रखे थे, ये तू खा ले। पूरा परिवार मछली के पकौड़े का भरपूर आनंद लेता है। खाना खाने के बाद घर के सभी बड़े सदस्य आपस में बातें करते हैं। मुन्नी के बाबा, मैं सोच रही थी कि जब तक ठंड का मौसम है, हम खेती की जगह पर क्यों ना मछली के पकौड़े बनाकर बेचें? हाँ, वैसे भी ठंड के मौसम में नदी की तरफ कोई नहीं जाता है। रामू, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। हम दोनों मिलकर ज्यादा मछलियां पकड़ सकेंगे। दूसरे दिन से दोनों भाई नदी किनारे जाकर मछलियां पकड़ने लगे। वे कुछ मछलियां बाजार में बेचते और बिंदिया कुछ मछलियों के पकौड़े बनाकर बेचा करती। इधर बाजार में दोनों भाइयों की ताजा मछलियां हाथों हाथ बिकने लगती हैं और इधर ठंड के मौसम में बिंदिया के हाथ के बने मछली के पकौड़े लोगों को खूब पसंद आते हैं। दोनों की अच्छी कमाई होने लगती है। बिंदिया, आज मछली बेचकर बहुत मुनाफा हुआ है। इसमें कोई लागत नहीं है और मुनाफा भी अच्छा है। हम कुछ दिनों में अच्छे पैसे कमा लेंगे।
जिससे हम पहनने के लिए गर्म कपड़े खरीद लेंगे। तभी बिंदिया रामू के हाथ में 500 रुपए रख देती है। मछली के पकौड़े बेचकर ही आज की कमाई हुई है, उम्मीद है कल इससे भी अच्छी कमाई होगी। धीरे धीरे उनका कारोबार और भी अच्छा चलने लगता है। उनके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे वे दोनों अपने और अपने परिवार के लिए गर्म कपड़े खरीदते हैं। पूरी ठंड के मौसम तक श्यामू रामू के घर पर रहता है और मछलियां पकड़कर कुछ पैसे जमा कर लेता है। इस तरह दोनों परिवारों की ठंड अच्छे से गुजर जाती है। गणेश और विमला गांव में अपने बेटे बहू और 2 प्यारी पोतियों के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे थे। लेकिन एक हादसे में उनके बेटे और बहू की मौत हो जाती है और वो बुढ़ापे में 2 छोटी बच्चियों के साथ अकेले रह जाते हैं। गणेश अपनी पत्नी बिमला से कहता है, देखो विमला, अब रोने से कुछ नहीं होने वाला है। जो चला गया है वो तो वापस नहीं आएगा ना। अब हमें इन दोनों बच्चियों का अच्छे से पालन पोषण करना है, वरना इनका जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं इन बच्चियों को बहुत अच्छा जीवन दूंगी। हमारे बेटे बहू की आत्मा ये देखकर बहुत खुश होगी कि कम से कम उनके बच्चे तो खुश हैं। बिमला और गणेश ये तय कर लेते हैं कि वो अपने बेटे बहू की कमी अपनी दोनों पोतियों को कभी महसूस नहीं होने देंगे और दोनों बहुत मेहनत करने लगे। गणेश अपने बैल को ले जाकर दूसरे के खेतों में जुताई का काम करता और बिमला अपनी गाय का दूध निकाल कर बेचती। दादा दादी कहाँ जा रहे हो? बेटा, ये जो गाय का दूध निकाल कर रखा है ना, इसे बेचने जा रही हूँ। तो दादी मैं भी साथ चलती हूँ ना, दूध बेचने में आपकी मदद हो जाएगी। ठीक है प्रिया, चलो। दादी मैं भी चलती, मगर मुझे इतनी ठंड में बाहर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बाहर इतनी सर्द हवाएं हैं। हाँ बेटा, ये तो है, तू यहीं रह, हम जल्दी ही लौट आएंगे। फिर विमला और प्रिया साथ में दूध बेचने चली जाती हैं। दोनों जब वापस घर आती हैं तब तक गणेश भी आ चुका था। दादाजी, आज मैं और दादी अपनी गाय का दूध बेचने साथ में गए थे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। दादाजी, बाहर कितनी ठंड होती है। जिन लोगों के घर नहीं होते वो कैसे रहते होंगे इस ठंड में? हाँ बेटा, ये तो सच है। हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे पास कुछ हो या ना हो, कम से कम अपना घर तो है। वो लोग ऐसे ही बातें करते करते खाना खाकर सो जाते हैं। धीरे धीरे गणेश और उसका परिवार अपने जवान बेटे बहू को खो देने के गम से उभर ही रहे थे कि तभी उनके ऊपर एक और मुसीबत आन पड़ती है। उनका बैल मर जाता है। दादी, ये क्या हो गया? हमारा प्यारा बैल भी हमें छोड़कर चला गया। क्या हमें एक के बाद एक दुखी देखने पड़ेंगे? क्या हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे? हाँ दादी, सब हमें छोड़कर क्यों चले जाते हैं? ऊपर वाला हमारे साथ ऐसा बार बार क्यों करता है? गणेश और विमला दोनों बच्चियों के इन सवालों का कोई भी जवाब नहीं दे पा रहे थे। उन्हें ऐसा रोता बिलखता देखकर गणेश कहता है, विमला, तुम दोनों बच्चियों को लेकर अंदर जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। गणेश अपने बैल के शरीर को गांव के कुछ और लोगों के साथ जंगल ले जाकर छोड़ आता है। वापस आने के बाद गणेश बहुत चिंता में था। दोनों बच्चियों को सुलाने के बाद विमला उससे पूछती है, क्या बात है जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं? विमला, हमारे बैल के कारण ही घर में 4 पैसे आ जाते थे। उसकी मदद से मैं खेतों में जुताई का काम कर लेता था, लेकिन अब क्या होगा? इस उम्र में मैं हल लेकर खेत में काम नहीं कर पाऊंगा। अरे नहीं नहीं, आप कहाँ ये सब कर पाएंगे? तो अब क्या करेंगे हम? हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि एक नया बैल ले सकें। अरे हमारी गाय है ना, हम उसका दूध बेचकर काम चला ही लेंगे। पता नहीं विमला, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं आपसे कह रही हूँ ना कि इतनी भी चिंता मत करिए, सब ठीक ही हो जाएगा। ऊपर वाला इतना कठोर भी नहीं हो सकता है। विमला गणेश को समझा बुझाकर सुला देती है, लेकिन असल में तो उसे भी बहुत चिंता थी। लेकिन अगले ही दिन उनकी चिंता बढ़ाने के लिए गांव का खड़ूस सेठ बिरजू आ जाता है। अरे बुढ़ा बढ़िया, बाहर निकलो अपने बिल से, मेरे पैसे खाकर आराम से छुपे हुए हो। बिरजू की आवाज सुनकर विमला और गणेश डरते हुए बाहर आते हैं। बिरजू सेठ, आप यहाँ और आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं? हमने भला आपके कौन से पैसे खाए हैं? तूने नहीं, तेरे उस बेटे ने मुझसे उसने पिछले महीने 50,000 रुपए लिए थे। बोल रहा था कि बैल बहुत बीमार रह रहा है,
तो उसका इलाज करवाएगा। इलाज के बाद भी तेरा बैल तो मर गया, साथ ही साथ तेरा बेटा भी मर गया, तो अब मेरे पैसे कौन देगा? क्या? लेकिन सेठ जी, मुझे तो ये सब कुछ भी मालूम नहीं था। तो अब मैं क्या करूं? मुझे तो मेरे पैसे चाहिए बॉस। सेठ जी, हमें कुछ वक्त दे दो, हम आपके पैसे जरूर लौटा देंगे। क्यों? कुछ वक्त में तेरी लॉटरी लगेगी क्या? बढ़िया। बिरजू की आवाज सुनकर मोहल्ले के कई लोग इकट्ठा हो गए थे और प्रिया और मीना भी बाहर आ गई थी। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। पैसे नहीं है तो अभी के अभी घर खाली करो, मैं तुम्हारा घर हड़प लूंगा। बिरजू की बात सुनकर विमला सीधा उसके पैरों में जा गिरती है। नहीं मालिक, ऐसा मत करो, मैं अपनी इन छोटी छोटी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी, दया करो, हम बुढ़ा बुढ़ी पे दया करो। बिरजू के सामने विमला इतना गड़गड़ाती है, ये देखकर उसकी पोतियां भी रोने लगती हैं, लेकिन बिरजू पर कोई असर नहीं होता है। उठो विमला, चलो, मत रो, हमें घर खाली करना ही होगा। गणेश विमला को समझा बुझाकर उठाता है और वो लोग अपना जो भी सामान था उसे लेकर घर खाली कर देते हैं। उनकी गाय भी उनके साथ ही चल पड़ती है। दादी कब से चल रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं बेटा, हमारे पास जाने को कोई जगह नहीं है, कोई हमें सहारा नहीं देगा। तो क्या हम ऐसे ही भटकते रहेंगे दादाजी? मुझे बहुत ठंड लग रही है। दादाजी बताइए ना, क्या हम सच में ऐसे ही भटकते रहेंगे? नहीं बेटा, हम भटकेंगे नहीं। तो बताओ ना, हम भला आज कहाँ सोएंगे? क्या हमें भी उन लोगों की तरह सड़क पर सोना पड़ेगा जिनके घर नहीं होते हैं? मीना के मुंह से ऐसा मासूम सवाल सुनकर गणेश और विमला के दिल को बहुत तकलीफ होती है। उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन प्रिया बोल पड़ती है, नहीं मीना, हम ऐसे नहीं सोएंगे, हम भी अपने घर में ही सोएंगे। गणेश और विमला प्रिया की बात सुनकर चौंक जाते हैं। मगर प्रिया बेटा, ऐसा कैसे होगा भला? हम इतनी जल्दी अपना घर कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। लाएंगे नहीं दादाजी, बनाएंगे। हम अपना घर खुद बनाएंगे, और वो भी गोबर, पूस और बम्बू से। प्रिया की बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं। क्या ऐसा सच में मुमकिन है? क्यों नहीं दादी, देखो ना, हमारी प्यारी गाय तो हमारे साथ ही है, और वैसे भी गांव में कई जगह गाय का गोबर, पूस और बम्बू बहुत आसानी से मिल ही जाएगा। वैसे विमला, मुझे प्रिया की बात अच्छी लग रही है। हम खुद ही अपना घर बना सकते हैं। अगर हम मन लगाकर मेहनत करें तो हमें इस ठंड में रास्ते पर नहीं सोना पड़ेगा। बस फिर क्या था, दोनों बुढ़ा बुढ़ी और उनकी छोटी छोटी पोतियां गांव में वो सारा सामान ढूंढने में लग गए जो उन्हें अपना गोबर का घर बनाने के लिए चाहिए था। धीरे धीरे उन्होंने सब कुछ इकट्ठा कर लिया और फिर घर बनाने में लग गए। देखते ही देखते उनका गोबर का घर बनकर तैयार भी हो गया। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा, क्या सच में इस घर को हमने बनाया है? हाँ विमला, ये हमारा घर है और इसे हमसे कोई नहीं छीन सकेगा, और ये सब कुछ हमारी इस समझदार पोती का कमाल है। अब चलो जल्दी से अपने गोबर के घर में जाते हैं। वो सब अंदर जाते हैं और देखते हैं कि उनका घर अंदर से भी बहुत गर्म था। बाहर चाहे जितनी ठंडी हवाएं चले, अंदर गर्माहट बनी हुई थी। वाह, ये घर तो कितना गर्म और अच्छा है, हमारे पुराने घर से भी अच्छा। अब हम यहीं शांति से रहेंगे बच्चों। हमारी गाय हमें दूध देगी और उसे बेचकर हम सब खुशी खुशी रहेंगे। फिर विमला और गणेश अपनी दोनों पोतियों के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। Please subscribe this channel.